ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज से मैं आप लोगों के लिए ग्रहों की श्रृंखला लेकर के आई हूँ। जो हमारे 9 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के पूरे राहु, केतु सभी ग्रह, इन लोगों के बारे में अलग-अलग बताऊँगी। तो आज मैंने सबसे पहला ग्रह जो लिया है वो सूर्य लिया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को भावों के बारे में बताया था कि किसी भाव का ग्रह जो राशि लॉर्ड है वो कहीं जाता है तो कैसे प्रभाव देता है, वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को ग्रह के बारे में बताऊँगी कि एक ग्रह है तो वो क्या-क्या चीज़ें लेकर के चलता है। एक ग्रह को समझ करके आप किस तरीके से हॉरोस्कोप में या प्रेडिक्शन में उसका प्रयोग करेंगे, तो जब ग्रह को समझ जाएँगे, तो इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आज हम लोग सूर्य के बारे में बात करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, जो सूर्य ग्रह है, अपने नाम से ही बहुत अपना अर्थ व्यक्त करता है। सूर्य मतलब तेज, प्रकाश, प्रताप, इसके कई नाम हैं, इसके बहुत ढेर सारे पर्यायवाची हैं। इसको रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, भास्कर, आदित्य, कई नामों से इनको पुकारा जाता है। और हम जो लोग जीव हैं इस पृथ्वी पे, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, जो हमारा सौरमंडल है, तो सौरमंडल में जो सूर्य है, ये सेंटर में है और इसी के चारों तरफ सारे ग्रह जो हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य ही जो है स्रोत है, सोर्स है एनर्जी का। इसलिए भी सूर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा क्या है कि सूर्य, वैसे तो इसको ग्रहों में स्थान दिया गया है, लेकिन सही से अगर इसको समझा जाए तो ये एक नक्षत्र है, क्योंकि ये ऊर्जा दे रहा है, रोशनी दे रहा है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इनको नवग्रहों में स्थान दिया है, लेकिन पुस्तकों में ऐसा वर्णन है कि सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा को नक्षत्र के रूप में, तारों के रूप में माना जाता है, लेकिन हम लोग इसको ग्रह के रूप में ही इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सूर्य जो ग्रह है ये केंद्र में है और इनके पास अपनी अपनी कक्षाओं पे सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो इनके जो सबसे करीब वाला ग्रह हो जाता है वो बुध है, उसके बाद फिर शुक्र आ जाता है, फिर हम लोग की पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमता रहता है ग्रह वो हो जाता है चंद्रमा। और इतने ग्रह, बुध और शुक्र, ये इनर प्लैनेट हैं और फिर पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी के बाहर के जो ग्रह होते हैं उनमें मंगल आता है और फिर गुरु आता है और लास्ट में शनि आता है। ये जो 9 ग्रह हैं, 9 क्या मतलब, इनको आप 7 ग्रह मान लीजिए सूर्य को मिला करके। और 2 ग्रह हैं राहु केतु, जो कि छाया ग्रह होते हैं। तो छाया ग्रह जो राहु केतु हैं, वो पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो जहां पर ये काटते हैं दोनों, जैसे कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, तो इनका एक एक ऐसा जोन आता है, एक ऐसा एरिया आता है जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे से कटते हैं। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो राहु केतु हो जाते हैं। और ये, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको ग्रहों में स्थान दिया गया है। मैं सारी चीजें इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप समझ पाए कि ये सूर्य ग्रह का क्या रोल है। और इन 9 ग्रहों के अतिरिक्त 3 अलग ग्रह हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। उनका पिछले 300-400 सालों में उनको पहचाना गया है, ढूंढा गया है, और वो हैं हर्षल, प्लूटो और नेपच्यून। तो उन ग्रहों का जो उपयोग होता है वो मैदिनी ज्योतिष में होता है, जो कि हमारी ब्रह्मांड में या हमारे जो जो हमारा ये पृथ्वी है, यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं, अ, वायु से लेकर के, तापमान से लेकर के, या जो इस तरह की एक्टिविटीज जो कि हमारे वायुमंडल को, हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं, उससे आप जोड़ करके देख सकते हैं। क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं इनका संबंध तो मनुष्यों से हो गया है ना? लेकिन जो प्रकृति है हमारी, उन सब के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो उनमें राहु केतु और सॉरी नेपच्यून, हर्षल और प्लूटो का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन मनुष्य के ऊपर, जो कि बहुत दूर है वो प्लेनेट, तो उतना उनका प्रभाव नहीं पड़ता है और वो एक ही कक्षा में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, इसलिए भी उनके
प्रभाव को गणना में नहीं लिया जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सूर्य की। तो चूँकि सूर्य जो है इतना बड़ा प्लैनेट है कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में मतलब कि जो 7 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ देते हैं, वो तो छाया ग्रह हैं। तो आप ये समझिए कि सारे ग्रहों को मिला कर के जो है, उससे अधिक उससे अधिक बड़ा ग्रह सूर्य है, इतना बड़ा ये है। और पृथ्वी से ये 93 अरब मील दूर है पृथ्वी से सूर्य ग्रह। सूर्य पृथ्वी के बीच की इतनी बड़ी दूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा ग्रह होगा, कितना बड़ा ये होगा। और सूर्य जो है जिन नक्षत्रों को लेकर के चलता है, इसके जो मेन नक्षत्र हैं वो कृत्तिका है और उत्तरा फाल्गुनी है और उत्तराषाढ़ा। इन 3 नक्षत्रों को गवर्न करता है। तो पहला जो इसका नक्षत्र है वो मेष राशि में पड़ता है, दूसरा जो है सिंह में और तीसरा जो है धनु राशि में पड़ता है। इन 3 नक्षत्रों से संबंध रहता है सूर्य का। और ये तीनों ही जो राशियां होती हैं वो अग्नि तत्व राशियां होती हैं। सूर्य जो ग्रह है, अगर इसके आप स्वभाव को समझेंगे तो ये अग्नि तत्व ग्रह है। ये एनर्जी को लेकर के चलता है। ये आत्मा का कारक ग्रह होता है, आत्मा को दिखाता है, व्यक्ति के पिता को दिखाता है, आत्मविश्वास को दिखाता है। सूर्य ग्रहों का राजा है। पहले भाव का ये कारक होता है, दसम भाव का कारक होता है, पंचम भाव का कारक होता है। क्योंकि सूर्य जो प्लेनेट है ये पहले भाव का कारक इसलिए होता है क्योंकि जो हम लग्न होती है, लग्न में आत्मा को ही माना जाता है कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। तो सूर्य ही आत्मा का कारक होता है। और 5वें भाव को इसलिए माना जाता है कि जो 5वां भाव है वहां पे सूर्य की खुद की राशि जो सिंह है वो पड़ती है, इसलिए वहां का वो कारक हो जाता है। और इसको पिता का कारक माना जाता है। तो कई कई लोग इसको कई ज्योतिषी जो है, कई जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने इसको नवम भाव का भी कारक माना है क्योंकि वो पिता को लेकर के चलता है। नवम भाव गुरु को, पिता को, भाग्य को, धर्म को, इन चीजों को। और इसको 10वें भाव का भी कारक माना गया है। तो 10वें का इसलिए माना गया है कि कहीं कहीं पे हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो 10वां, जब तक किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ होता है, कोई बच्चा है, लड़की है, लड़का, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ होता है तब तक उसके पिता को 10म भाव से देखते हैं। और विवाह हो जाने के बाद उसके पिता को 9वें भाव से देखते हैं, ऐसा कहा गया है। क्योंकि माता का जो स्थान है वो चतुर्थ होता है, तो चतुर्थ से सप्तम जो है मान करके 10म को मानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि सूर्य 10वें भाव का कारक इसलिए है क्योंकि सूर्य एक तो पूर्व दिशा का स्वामी है और दूसरा क्या है कि ये दिन में बलि होता है, दिग्बली होता है। और पूर्व दिशा में जब ये मध्य का टाइम होता है, 12 से लेकर के 1:30-2 बजे का टाइम पीरियड होता है, वहां पे सूर्य एकदम अपने बिल्कुल हाईएस्ट एनर्जी पे होता है। वहां पे उसकी जो किरणें होती हैं सबसे तेज होती हैं। तो जो 10वां भाव है उसी 10वें भाव के आसपास सूर्य उस समय रहता है। इसलिए भी जो है 10वें भाव में सूर्य बहुत बलवान हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सूर्य जब 10वें भाव में होता है तो काफी नेम, फेम, यश, पद, प्रतिष्ठा व्यक्ति को दिलवाता है, मान सम्मान, ये सारी चीजें व्यक्ति को देने का काम करता है 10वें भाव में रह करके सूर्य। इसके अलावा सूर्य के बारे में अगर समझा जाए तो देखिए सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी हो जाता है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। और धातुओं में अगर देखा जाए तो सूर्य जो है सोने के ऊपर, तांबे के ऊपर, जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर इसका अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य जो होता है व्यक्ति के शरीर के भीतर जो अग्नि होती है, अग्नि का मतलब जो पाइल्स है, पित्त है, उन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जो है हृदय का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको दिखाता है सूर्य। और सूर्य जो है हमारे शरीर के अंदर में जो हृदय से लेकर फेफड़े से लेकर के जो नीचे वाला स्थान होता है उन सारे भागों पे सूर्य का प्रभाव होता है। इसीलिए जो है सूर्य को बहुत अलग से स्टडी करना पड़ता है ज्योतिष शास्त्र में। जब भी कभी हृदय से संबंधित या ब्लड प्रेशर वगैरह से संबंधित कुछ एनालिसिस करनी होती है तो वहां पे सूर्य का बड़ा मेजर रोल हो जाता है। और सूर्य चूंकि पित्त का कारक है, पित्त मतलब कि जो हमारे अंदर की गर्मी है, जो हमारे अंदर की अग्नि है, ऊर्जा है, उष्मा है, उसको जो हमारे डाइजेशन में काम आती है, उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं सूर्य का एक प्रभाव होता है। क्योंकि ये 5वीं राशि को लेकर के चलता है, इसलिए भी क्योंकि 5वीं राशि जो है सिंह की राशि है। और ये
व्यक्ति की बुद्धि का भी कारक होता है। सूर्य रचनात्मकता को भी दिखाता है, सूर्य प्रशासन को भी दिखाता है। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है कि ये है तो बहुत तेज प्लेनेट, इसको कई जगहों पे इसको क्रूर प्लेनेट का भी नाम दिया गया है, लेकिन क्रूर तो सूर्य को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राजसिक प्लेनेट है और ये क्रूरता भी दिखाता है। तो इसका जो इंटेंशन होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत शुभ होता है। सूर्य कभी भी क्रूरता दिखाएगा तो व्यक्ति का भला करने के लिए दिखाएगा, उसको परेशान करने के लिए नहीं दिखाएगा, क्योंकि सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा है। तो सूर्य का अपना एक अलग ही स्थान हो जाता है। इसका उद्देश्य चूंकि सही होता है, इसलिए इसको क्रूर प्लेनेट न क्रूर कहना इसको बहुत उचित नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि राजसिक प्लेनेट है और ये अलग अलग ग्रहों के साथ में कंबाइंड होकर अलग अलग ढंग से प्रभाव भी देता है। तो आप लोगों ने ये जाना कि ये 3 नक्षत्रों का स्वामी है, जो कि इसके मेष में, सिंह में और धनु में पड़ते हैं। इसका जो कृतिका है और उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, इसके 3 नक्षत्र होते हैं। इसके बाद सूर्य के बारे में बात करते हैं कि सूर्य जो है मेष जो इसकी राशि होती है वहां पर ये उच्च का होता है। मेष इसके मित्र की राशि होती है और वहां से ठीक सप्तम जो राशि होती है तुला, वहां पे ये नीच की स्थिति में होता है, क्योंकि वो शुक्र की राशि होती है और शुक्र और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रुता वाला हो जाता है। और मेष में भी 0 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में जो इसका रहता है वहां पे उच्च की स्थिति में होता है और सेम यही स्थिति इसकी तुला में हो जाती है जब ये नीच का होता है। सिंह इसकी खुद की मुद्रिकोण राशि होती है सूर्य की, और जो इसकी मित्र राशियां होती हैं वो चंद्रमा की राशि है, गुरु की राशि है और मंगल की राशि है। तो मंगल की जैसे मेष राशि है, वृश्चिक है, धनु है और मीन राशि है, और चंद्रमा की कर्क राशि, इन राशियों के साथ में इसका मित्रवत व्यवहार होता है। लेकिन मेष के साथ में इसका संबंध काफी अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य जो ग्रह है वो खुद भी अग्नि तत्व है और जो मेष राशि है वो भी अग्नि तत्व राशि है। तो जब दोनों का स्वभाव बिल्कुल सेम मैच करता है तो वहां पे इनको ज्यादा अच्छा लगता है सूर्य को। और सूर्य की 5वीं राशि सिंह स्वयं है, तो वहां पे भी अच्छी स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो भी अग्नि तत्व राशि है और स्थिर राशि है। हालांकि मेष जो है वो चर राशि है। इसके बाद जो धनु राशि है वो भी अग्नि तत्व राशि है, लेकिन वो द्विस्वभाव राशि है। तो सूर्य इन तीनों में अलग अलग तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं, फिर भी इन तीनों राशियों के साथ कुल मिलाकर के सूर्य का जो संबंध वो काफी अच्छा है। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि जो सूर्य ग्रह है, मैंने आपको मेटल के बारे में बता दिया कि तांबा, सोना वाले धातु के ऊपर इनका अधिकार है। अब एक चीज और समझने वाली है कि इनकी जो शत्रु राशियां होती हैं, बुध के साथ इनका व्यवहार सम का होता है, जैसे कि कन्या राशि है और मिथुन राशि है, इनका स्वामी बुध होता है। तो बुध के साथ में जो सूर्य का संबंध होता है वो सम व्यवहार वाला रहता है, ना तो मित्रता का, ना ही शत्रुता का। वैसे भी सूर्य के साथ में हमेशा बुध आसपास ही रहते हैं, क्योंकि बहुत पास के ग्रह हैं तो एक ही कक्षा आगे पीछे इनसे हो सकते हैं। और शुक्र जो है इनसे वो अधिक से अधिक 2 घर आगे पीछे हो सकता है। इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स के बारे में आप समझ सकते हैं। गुरु और शनि काफी दूर रहते हैं, तो ये लोग इनसे मोस्टली इनके लिए कोई सब घर नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन हाँ बहुत पास तो रहने की संभावना जो रहती है कम ही रहती है, क्योंकि स्पेशली बुध और शुक्र जो होते हैं इनका एक एरिया फिक्स है, कितने के आसपास से होंगे ये। इसके बाद जब सूर्य की जो शत्रु राशियां हो जाती हैं वो रहती हैं शनि की राशियां और शुक्र की राशियां। तो शनि की राशि में मकर और कुंभ आ जाते हैं, शुक्र की राशि में वृषभ और तुला आ जाती है, क्योंकि सूर्य जो है राजा प्लेनेट है, राजसिक प्लेनेट है और ये देवताओं के ग्रुप के ग्रह हैं। और शनि और शुक्र जो होते हैं ये राक्षसों वाले ग्रुप के ग्रह हैं, तो इन लोगों के साथ में इनका नेचर नहीं मैच करता है, इसलिए इनकी ये शत्रु राशियां हो जाती हैं। इसीलिए तुला में सूर्य जो है नीच का हो जाता है। नक्षत्रों के बारे में आप लोगों ने जान लिया, सूर्य की दिशा के बारे में जान लिया कि इनकी दिशा जो होती है पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। दिन के समय ये बलि होते हैं, मध्य दोपहर के टाइम पे, और इनका पूर्व दिशा के ऊपर आधिपत्य है। और इनका जो स्थान है रहने का, सूर्य का जो स्थान बताया गया है वो निर्जन और बहुत पहाड़ी इलाका, इस तरीके के एरिया में रहने का इनका बताया गया है कि इस तरह के क्षेत्रों पे इनका प्रभाव क्षेत्र रहता है, या उससे इनका संबंध जोड़ करके बताया गया है। इसके बाद जब सूर्य के दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं कि सूर्य जब अलग अलग ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैसे ये प्रभाव देते हैं।
देखिए सूर्य क्या है कि अग्नि कारक ग्रह है। ये व्यक्ति के जो नेत्र होते हैं, जब सूर्य लगन में आ जाता है, मेष राशि में स्पेशली, तो ये व्यक्ति की जो आँखें होती हैं, उसमें एक थोड़ा-सा भूरापन, लालिमा लिए हुए जैसे शहद होती है, मधु होता है, हनी होती है, उस कलर की उसकी आईज़ हो जाती हैं और आगे से जो उसके बाल होते हैं, वो थोड़े-से कम हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति सामने से गंजा हो जाता है, तो इसको देख कर के आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति सूर्य प्रधान होगा, कि उसके लग्न में सूर्य आ गया। और लग्न में जब सूर्य रहता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अहंकारी, घमंडी, आत्मविश्वास से भरा हुआ इस तरीके का बना देता है। क्योंकि सूर्य है तो तेज प्लैनेट और वो लग्न में आता है और लग्न में अगर उसको मेष राशि मिल गया तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी हद तक जो है बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो जाता है। जबकि सिंह राशि का जब सूर्य रहेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत संतुलित और बैलेंस रहेगा। क्योंकि वहाँ पे सूर्य अपने ही राशि का है। सिंह राशि का है, तो सिंह राशि जो है स्थिर राशि हो जाती है, तो इस जिस चीज़ में स्थिरता है वहाँ पे स्थायित्व आ जाता है। तो जब सिंह राशि में सूर्य रहेगा तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यवहार भी होगा वो बहुत बैलेंस्ड होगा, बहुत डिसेंट होगा, बहुत उसके अंदर एक ग्रेविटी होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा। वो जहाँ पे रहेगा, जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। इस तरह के व्यक्तित्व को दिखाता है। जबकि मेष वाला जो सूर्य रहेगा वो अलग ढंग से रिएक्ट करेगा। उसमें कहीं न कहीं एक जल्दबाज़ी रहेगी, एक दिखावा रहेगा और दोनों में बड़ा डिफ़रेंस हो जाता है। उसी तरीके से सूर्य जब धनु में आता है तो उसमें भी एक किस्म का अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार आ जाना ही है। क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव राशि है ना, तो वहाँ पे सूर्य जो प्लैनेट है, राशियों के अकॉर्डिंग भी अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। तो सूर्य अगर कहा जाए कि किसमें सबसे अच्छा है मेष में और धनु में और सिंह में, तो मैं कहूँगी कि सूर्य सबसे अच्छा सिंह में है। क्योंकि वहाँ पे उसमें एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है, चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से गवर्न करने की क्वालिटी है। वो जो भी चीज़ करेगा, डिसीज़न लेगा, काफ़ी सोच-विचार करके, समझ करके, बैलेंस माइंड से लेगा। क्योंकि सिंह जो राशि है, स्थिर राशि है और सूर्य की खुद की राशि है, तो अच्छी स्थिति है। उच्च के सूर्य से कहीं ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट कई बार सिंह के सूर्य का मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी उसका अपना खुद का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, जो कि शुक्र का होता है और उच्च इसलिए माना जाता है मेष में सूर्य को क्योंकि वहाँ पे उसका खुद का नक्षत्र होता है कृत्तिका और उसका स्वामी भी वही होता है। इसलिए वहाँ पे उसकी सूर्य की स्थिति अलग होती है, लेकिन वहाँ पे वो तेज रहेगा, अहंकारी रहेगा। क्योंकि वहाँ पे उसको राशि मिली मित्र की, मंगल की, तो मंगल का एग्रेशन भी उसके अंदर आ गया। चर राशि है तो एक जल्दबाजी, हड़बड़ाहट ये भी आ गई और खुद का नक्षत्र भी पा गया तो उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। और सिंह वाला जो सूर्य रहेगा वहाँ पे उसको नक्षत्र मिलता है शुक्र का। उत्तर फाल्गुनी और राशि खुद की मिलती है। तो वहाँ पे स्थिर राशि का उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ा-सा उसके अंदर स्थिरता होगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। इसके बाद एक चीज़ और बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य जब सूर्य का जो गुण है, सूर्य औषधि का कारक है, दवाइयों का कारक है। ये हीलिंग क्वालिटीज़ को दिखाता है, रचनात्मकता को दिखाता है। सूर्य बहुत अच्छा प्लैनेट है, गेहूँ को दिखाता है, तांबे को, इन चीज़ों को और सूर्य अलग-अलग ग्रहों के साथ में अलग-अलग तरीके से प्रभाव दिखाता है। ऐसे सूर्य मंगल के साथ में रहेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत उसके अंदर बहुत एनर्जी रहेगी, बहुत ऊर्जा रहेगी। ऐसा व्यक्ति आर्मी में जा सकता है, मिलिट्री फोर्सेस में जा सकता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएगा तो आर्मी से रिलेटेड इंजीनियरिंग करना, इस तरह के क्षेत्रों में जा सकता है। सूर्य जब गुरु के साथ में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान के प्रति उसका रुझान हो जाएगा, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो अट्रैक्शन है, जो उसका फ़ोकस होता है, वो ज्ञान की ओर चला जाता है। सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेम फ़ेम देता है, बहुत पद प्रतिष्ठा देता है, समाज में उसको एक ऊँचा स्थान दिलवा सकता है। क्योंकि सूर्य क्या है वो ग्रहों का राजा प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति को प्रसिद्धि बहुत मिल जाती है। अचानक उसको यश, मान-सम्मान, पद, पोस्ट ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन जब गुरु मिलता है तब उसको लोगों की निगाह में उसकी एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि गुरु क्या है कि गुरु मीन्स गुरुता, भारीपन, ज्ञान और अकेला जो सूर्य है उसमें यश है, मान प्रतिष्ठा है। लेकिन जब उसमें गुरु कंबाइंड हो जाता है, सूर्य और गुरु एक साथ हो जाएँगे, तो ऐसे सूर्य को पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी और वो लोगों का प्रिय भी हो जाएगा। लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट भी देंगे। मतलब कि लोग आत्मा से उसको काफ़ी पसंद करेंगे, जुड़ जाएँगे उससे। गुरु का साथ मिलने के बाद मंगल का साथ मिलेगा जब सूर्य को तो वो
उसके अंदर और ज़्यादा पावर आ जाएगी, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और ज़्यादा एग्रेशन, और ज़्यादा अहंकार, ये सारी चीज़ों की वृद्धि कर देता है। तो इसीलिए जब भी सूर्य मंगल के साथ में होता है तो सर्जरी देने का काम करता है, क्योंकि मंगल जो है वो चीड़-फाड़ का कारक हो जाता है। तो सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है। उसमें गुरु भी इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा फिजिशियन हो सकता है, जो अपने स्टमक वाले एरियाज़ के पार्ट्स होते हैं उसका बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है। फिर सूर्य, मंगल और बुध मिल जाएँ तो बहुत अच्छा वो स्किन का डॉक्टर हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा वो न्यूरो सर्जन हो सकता है, क्योंकि बुध कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम को भी दिखाते हैं। शुक्र इन्वॉल्व हो जाए सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में अगर शुक्र आ जाए तो गायनी का बहुत अच्छा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है। और कई बार शनि और जो सूर्य होते हैं ये साथ में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा डेंटिस्ट भी बना देते हैं। और कई बार सूर्य और मंगल मिलकर के व्यक्ति को बहुत अच्छा डेंटिस्ट बनाते हैं। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन लग्न में, अष्टम में हो जाए तो बहुत अच्छा व्यक्ति दाँत का डॉक्टर बन जाता है। तो कई इसके कॉम्बिनेशंस हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। आज मैं सिंपल आपको सूर्य के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो सूर्य को आपने समझ लिया कि सूर्य सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत इसके पास ऊर्जा है, और ये किसी भी ग्रह से नहीं ऊर्जा लेता है, इसकी अपनी स्वयं की ऊर्जा है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे सूर्य की ही ऊर्जा से एनर्जी लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होते हैं। दूसरा क्या है, सूर्य कभी भी वक्री नहीं होता है, सूर्य हमेशा मार्गी ही होता है। सूर्य और चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं जो हमेशा सदैव मार्गी होते हैं। और ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि सभी ग्रह अपनी-अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। तो सूर्य को भी बोला गया है कि अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने के कारण जो है दिन-रात ऋतुओं का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मौसम चेंज होता है, और पृथ्वी जो होती है 365 दिन के लगभग जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी तरीके से मंगल का अलग रहता है। तो आज आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सूर्य अपना प्रभाव दे पाता है। अब मैं थोड़े-से सूर्य के लक्षण बता दूँ कि अगर सूर्य नीच का होगा तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होगी, पिता से उसका वैचारिक मतभेद हो सकता है, उसको बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हड्डियों का कारक होता है सूर्य, आँखों में उसकी तकलीफ हो सकती है, और उसकी जो आइज़ होगी, आँखों की जो दृष्टि होती है उसमें कमी न्यूनता आ सकती है। ये सारी चीज़ें उसकी हो सकती हैं। आत्मविश्वास बहुत कम हो जाए, पिता से नहीं उसकी बने, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती हैं जब सूर्य कमज़ोर होता है किसी की पत्रिका में। तो उसको सूर्य से संबंधित उपचार करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य मंत्र का जाप करना, और ये सब चीज़ें उसको, या माणिक्य को धारण करना, क्योंकि इसका जो रत्न है सूर्य का वो माणिक्य होता है। गेहूँ का दान करना, जो गेहूँ है, तांबा है, इन चीज़ों का दान करने से भी सूर्य काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ा रेमेडीज़ के तौर पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जितने भी महीने की संक्रांति होती है, सूर्य संक्रांति, क्योंकि सूर्य लगभग हर महीने जो 14-15 तारीख होती है, 13 से लेकर के 17, किसी भी महीने की 13 से लेकर 17 तारीख के बीच में ही सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। तो मकर राशि से अगर आप समझ पाते हैं कि मकर राशि में 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आता है। तो मकर राशि से फिर वो पूरे 1 महीने तक 14-15 सॉरी 14-15 फरवरी तक, मतलब कि 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में सूर्य मकर राशि में होता है, तो इसको संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति का मतलब है सूर्य एक राशि से निकल कर के दूसरी राशि में जा रहा है। तो आप इस तरीके से समझिए कि जितनी भी सूर्य की संक्रांति होती है, अगर उस संक्रांति पीरियड पे आप दान करते हैं, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे कि गेहूँ है, तांबा है, अगर आप और ज़्यादा अफ़ोर्ड कर आपके पास है वहन करने की क्षमता, पैसे और खर्च कर सकते हैं, तो सोने का दान, तांबे का दान, ये सारी चीज़ें सूर्य को मजबूती देती है। सूर्य के मंत्रों का जाप करना डेली, और संक्रांति में जब आप दान करेंगे तो आपके कमज़ोर सूर्य को बहुत एनर्जी मिलेगी, तो इससे आपको नौकरी में आराम मिलेगा, सर्विस से संबंधित जो चीज़ों में दिक्कतें होती हैं, उसमें आपको रिलीफ़ मिल जाएगी। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा कर सकती हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे सूर्य के बारे में। आज मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आगे फिर कभी जब इसको और विस्तार में बताऊँगी तो सूर्य की और भी चीज़ें आपको बताऊँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सूर्य जो है, हर तरह से बहुत अच्छे ग्रह हैं। किसी को भी अगर अपने जीवन में नेम, फ़ेम, पद, प्रतिष्ठा लेनी है तो सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सूर्य को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने पिता का बहुत ज़्यादा आप सम्मान करें। पिता और पिता जैसे जितने भी रिश्ते होते हैं, चाचा हैं या जो भी लोग
फादरली बिहेव करते हैं, उन सभी का बहुत सम्मान करना ये सूर्य को मजबूती देता है। और सूर्य मजबूत होगा तो व्यक्ति को नौकरी में बहुत नौकरी के लिए उसकी परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं, या वो किसी भी सेक्टर में है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, वहाँ उसको नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है। और सूर्य जो है सरकार से कहीं न कहीं लाभ दिलाने का काम करते हैं। अगर किसी का सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत लाभ हो जाता है। गवर्नमेंट में काफ़ी वो अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, या उसको काफ़ी पुरस्कार, अवार्ड इस तरह की चीज़ें भी प्राप्त हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सूर्य से संबंधित चीज़ें रहती हैं। और सूर्य जब कई बार शुक्र के साथ में होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अ, जो पेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, शुक्र है, सूर्य है, चंद्र है, इनका जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक अगर पेंट का व्यवसाय करें, तो उनको काफ़ी सूट करता है। सूर्य औषधि को दिखाता है, तो आप औषधि का भी व्यापार किया जा सकता है इनके द्वारा। इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और एक चीज़ और भी आप देखिएगा कि सूर्य जब गुरु के साथ में होते हैं, तो कई बार हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरीके से सूर्य जब शनि के साथ में होंगे, तो वहाँ पे लो बीपी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सूर्य का मतलब होता है तेज। सूर्य चूँकि व्यक्ति के अग्नि तत्व को दिखाते हैं। शरीर में अग्नि के कारक हैं, ब्लड का जो फ्लो होता है, उसमें भी कहीं न कहीं एक तेजपन जो होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सूर्य जब गुरु के साथ में होंगे, तो बीपी को काफ़ी हाई कर देते हैं। सूर्य मंगल के साथ में होते हैं, तो मोस्टली ऐसे लोगों को ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और शुक्र इसी तरीके से शनि के साथ होते हैं, तो मोस्टली ब्लड प्रेशर को काफ़ी लो कर देते हैं। सूर्य का शनि के साथ का जो संबंध होता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता है। कई बार ये पिता और संतान के बीच में दूरी क्रिएट कर देना, या मोस्टली मैंने देखा है कि सूर्य और शनि का संबंध बनता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में पिता का सुख नहीं रहता, या पिता होके भी दूर रहें, या पिता की डेथ हो जाना, इस तरह की स्थितियाँ भी कई बार देखने में आती हैं। इस तरीके की स्थिति बन पाती है। इसमें और भी काफ़ी पॉइंट हैं, जिनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इतना ही बता रही हूँ। और इससे सूर्य के बारे में आपको कुछ समझ में मोटा-मोटा आ गया होगा कि सूर्य ग्रह क्या है, कैसे प्रभाव देता है, कैसे अपने आप को रेट करता है। और दूसरी चीज़ और भी जान लीजिए कि जो हमारी विंशोत्तरी महादशा होती है, उसमें सूर्य को जो जगह मिली है, वो 6 वर्षों की मिली है। इनको काफ़ी कम टाइम दिया गया है विंशोत्तरी महादशा में, जबकि बाकी प्लैनेट्स को काफ़ी लंबा टाइम मिला है। गौरी महर्षि पराशर ने किस आधार पे इनको कम दिया है, ये तो ऋषि मुनि ही जाने। और सूर्य चूँकि बहुत तेज ग्रह है, हो सकता है 6 साल का पीरियड भी अगर ये योग कारक स्थिति में बनते होंगे, तो बहुत ऊँचाइयों पे ले जाते होंगे। और किसी-किसी जब लगन में ये कष्ट वाले भाव को लेकर के चलते होंगे, जैसे मकर में ये अष्टमेश बनते हैं, तो 6 साल में तो व्यक्ति की हालत खराब कर देंगे। हो सकता है इस वजह से भी इनको बहुत कम टाइम दिया गया हो महादशा में। खैर वो तो एक अलग इश्यू है। और आत्मा के तो कारक ये हैं ही। और इस तरीके से आप और जो दिन के ऊपर इनका आधिपत्य है, वो संडे इनका दिन होता है, रविवार का जो दिन होता है, वो सूर्य को समर्पित किया गया है। तो सूर्य के लिए सूर्यादित्य का पाठ भी किया जा सकता है। सूर्यादित्य स्तोत्र पाठ होता है सूर्य की मजबूती के लिए। और सामान्य रूप से इनका डेली की पूजा में भी इनका मंत्र जाप किया जा सकता है। ओम सूर्याय नमः करके। हालाँकि जो इसका बीज मंत्र है, वो तो काफ़ी कठिन है। तो बीज मंत्र बोलने में कई बार उच्चारण में गलती हो जाती है, तो उससे अच्छा है कि आप उसको संक्षेप में करके सूर्य को ही मजबूती देनी है, तो जो उसमें ह्रीम घ्रीम करके जोड़ के बीज मंत्र होता है, उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए। उससे अच्छा है कि आप सिंपल ओम सूर्याय नमः करके भी आप इनको 108 बार इनका मंत्र जाप कर सकते हैं। उसमें उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। और जल अगर आप चढ़ा सकें तो बहुत ही अच्छा है। संक्रांति का दान करिए, उससे भी आपका सूर्य काफ़ी अच्छा होगा। और सूर्य की रेमेडी के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जल देना तो सबसे अच्छा है ही। आशा कर रही हूँ कि ये जो नया मैंने श्रृंखला शुरू की है ग्रहों के बारे में, उसका पहला ग्रह सूर्य है, आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसके बाद मैं आप लोगों को चंद्रमा के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।